हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मेवारम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करें हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की एक मिनी सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे लेके आ रहा हूं। और ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसको अपन 3 to 4 डीपीपी के अंदर कवर कर देंगे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, तो उनको भी मैं यहाँ पे साथ में आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे बताऊंगा। तो अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिए और होपफुली आपको काफी इससे हेल्प मिलेगी। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस में रखे गए हैं, तो जरूर इस सीरीज को फॉलो करें। और ये भी हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से एवरी ईयर जेई मेंस में एक या दो क्वेश्चन रहते हैं, और एडवांस के अंदर तो हमेशा ही दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो मेरा भी इस टॉपिक को कवर करने के पीछे ये मोटिव रहेगा कि मैं आपको वो सारे लेवल के क्वेश्चन करवा सकूं जिस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस ने प्रीवियसली पूछे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो देखिए, मैट्रिक्स के अंदर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर उसकी आप शेप देखोगे तो उसमें एक अपर ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। देखिए ऐसे देख पा रहे, इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और ऊपर ऊपर कुछ आपको एलिमेंट नॉन जीरो दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, और उस टाइप के आपको एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1 2 3, फिर यहाँ पे जीरो, नीचे जीरो, इधर लिखते हैं। तो ये एक मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि उसके अंदर ये ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर शेप में एलिमेंट आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर कभी आ जाए तो आप देख के बता सकें। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कह सकते हो। तो इसमें यही बात है कि लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो ऊपर की तरफ जीरो होते हैं, और अपर की बात करें नीचे की तरफ जीरो होते हैं। तो आप जीरो की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रख सकते हो, या एलिमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहो तो ऊपर की तरफ नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। अब आगे कुछ हमें और पता होना चाहिए। तो अगर किसी जगह पे निलपोटेंट लिखा है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो निलपोटेंट का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करें, क्या करें, स्क्वायर करें, और वो जीरो के इक्वल टू आ जाए, तो उसको बोलते हैं नील पोटेंट। नाम में पता लग रहा है ये नील का मतलब जीरो से होता है। ठीक है, सेकेंड है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से ए के इक्वल टू आ जाती है। एक सिंपल टाइप से जो आपको ध्यान रहना चाहिए जब कभी जरूरत पड़े, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाए। ऐसे बताओ, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो ए थ्री की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। ए फोर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ए के इक्वल टू आनी चाहिए। या मैं ऐसे कहूँ कि ए की पावर एन भी ए के इक्वल टू आ जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। राइट। तीसरा है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इसमें स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अपन जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी में एक बेसिक सा डिफरेंस है। इनवॉल्यूटरी में क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर है। ठीक है, अब आगे आता है सिमेट्रिक। ये आप जानते हो क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन बोर्ड लेवल पे भी काफी हद तक कवर अच्छे से कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए ए की पावर एन और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज लिया जाए, तो उसको आगे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में मैं कवर कर दूंगा। फिर एक पॉइंट है जो आपको बोर्ड क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि every matrix can be written as a sum of symmetric प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो हम हर मैट्रिक्स को इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिसमें एक पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक, जो पहला वाला होता है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट बनता है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ध्यान रखना, हर मैट्रिक्स को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई
ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको हिंदी में कभी लंबकोणीय बोलते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसको अच्छे समझे, लंबकोणीय बोलते हैं, ठीक है। या कभी जगह समकोणीय भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना, लंबकोणीय और समकोणीय की बात की जाए तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ जाए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पहले भी हो सकता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछे, कई बार पूछे, तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये जितनी बात हमने जो की है यहाँ पे डिस्कस, वो हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही देख के ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो डिस्कशन हुआ है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज जानते हैं। और किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापिस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल टू आ जाता है। यहाँ पे एडिशन करके ट्रांसपोज लेना है तो आप इंडिविजुअली एडिशन ट्रांसपोज लेके एडिशन कर सकते हो। अगर कोई कॉन्स्टेंट साथ में लग रहा है तो कॉन्स्टेंट ट्रांसपोज के बाहर आ जाता है और सिंपली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा जाता है। और आगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिखा है तो आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और अगर आपको जनरल फॉर्मेट में लिखना है एन मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें भी क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में ये मैट्रिक्स इंडिविजुअली ट्रांसपोज में लिखी जाती है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और भी होता है जिसमें कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो आपके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? डायगोनल के एलिमेंट, उनका जो समेशन होता है उसको पर्टिकुलर एक वर्ड से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल, उसको बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं? ट्रेस। तो ट्रेस कभी किसी क्वेश्चन के अंदर काम में आ रहा है तो आप समझ जाना कि इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट के समेशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको अच्छे समझ लेते हैं तो काफी हद तक हमारे क्वेश्चन जो जेईई मेंस में या एडवांस में आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो एडजॉइंट आप अच्छे से जानते हो कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के को फैक्टर, कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का को फैक्टर होता है। क्या होता है? हर एलिमेंट का को फैक्टर होता है। अब को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेने के बाद में हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है, इसका को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद में नया मैट्रिक्स मिलता है, उसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये भी अच्छे से आपने कवर कर रखा होगा। अगर हमारे पास में कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट हमें निकालने के लिए को फैक्टर निकालने होते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा लागू होती है, वो होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स के बराबर। किसके बराबर होता है? ए इंटू एडजॉइंट ए, ऑलवेज, यानी हमेशा होता ही है, ठीक है। ये किसी विशेष मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये ऑलवेज होता है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स, या उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले एडजॉइंट लिख दो फिर मैट्रिक्स लिख दो, एन का मल्टीप्लिकेशन ये रहता है। अब इसी रिजल्ट की मदद से हम इनवर्स निकालते हैं, इसी रिजल्ट की मदद से आगे वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स और ये एडजॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इनके डिटर्मिनेंट लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दिया। अगर ये कौन सी मैट्रिक्स की बात करें, 3x3 की बात है तो, और ये मान के लो एडजॉइंट लिखा है, तो इनके बीच में एक प्रॉपर्टी हमेशा रहती है जो मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा, और वो होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स रहता है। क्या रहता है? एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर रहती है, ठीक है। या आप ऐसे कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो, लेकिन ये कब रहता है? 3x3 में रहता है। कब रहता है? 3x3 में। इसका जनरल तरीका भी नीचे लिख लेंगे। मैंने ये अलग से क्यों बताया? क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में एक को फैक्टर का मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो अगर कोई मैट्रिक्स को फैक्टर से मिलकर बना है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के स्क्वायर के बराबर होगा,
कंडीशन है कि वो 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। मेन प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर लिखा है तो वो सेपरेटली एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल रहेगा। अगर एडजॉइंट के अंदर कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, एडजॉइंट के अंदर क्या आ जाता है, कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है, अगर आपने किसी के को मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो, तो इसमें जो के होता है ये बाहर आता है, लेकिन के की पावर n-1 बन के बाहर आता है। क्या आता है, के की पावर n-1 बन के बाहर आता है इंटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो आप पहले एडजॉइंट ले लें फिर ट्रांसपोज ले लें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपस में इस तरह से इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी जस्ट डिस्कस करी थी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की पावर n-1 होता है, उसके डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। अब देखिए अगर 3 है तो 3-1 कितना होता है, 2। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऑलवेज ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में आया सर ये आया कहाँ से, तो मैं थोड़ा सा इसकी हेल्प लेके बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, a इंटू एडजॉइंट ए, ये हमेशा क्या होता है, डिटरमिनेंट a इंटू आई होता है। ठीक है, अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूँ बोथ साइड, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट अगर वो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू लिखेंगे तो मोड या डिटरमिनेंट a इंटू आई का होल डिटरमिनेंट। ठीक है, अब आपको दो मैट्रिक्स अगर अलग अलग दे रखे हैं मल्टीप्लाई में और उसका डिटरमिनेंट लेना है तो आप सेपरेटली अलग अलग डिटरमिनेंट ले लो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इनटू। अब यहाँ पे आई मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें एक तरह से जब डिटरमिनेंट के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको बाहर लेते समय क्या करता है, उसकी पावर कितनी बार आएगी, जितना उसका ऑर्डर है, जितना उसका ऑर्डर है उतनी बार बाहर आ जाएगी। समझ में आया है? जैसे आप किसी मैट्रिक्स के इंटू ए लिख रहे हैं तो इसमें के बार आएगा, कितनी बार है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी बार आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपको डिटरमिनेंट के सबसे पहले समझाया जाता है प्रॉपर्टी के तौर पे। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, डिटरमिनेंट ए, तो बार आ जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n बन के। अच्छा, आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो ये डिटरमिनेंट की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पावर कम हो जाएगी, सामने जाएगा तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये जो सामने जाएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी किस तरह से प्रूव होती है, उम्मीद है आप ध्यान रखोगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एडजॉइंट का फिर एडजॉइंट लेना है और उसका डिटरमिनेंट लेना है, यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट लेके फिर डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो कितना होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है। डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रिजल्ट है, अच्छे से याद रखना। और सिंपल अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, दोनों में फर्क क्या है, 5वें और 6वें में, 5 में मैट्रिक्स है और 6 में डिटरमिनेंट लिया है। तो अगर सिंपल एक मैट्रिक्स ही लेना है तो ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर एक बार अगर आप इसको समझा दो तो हमारा काम हो जाए आसानी से। ठीक है, तो देखिए मैं नीचे वाला 6 समझा देता हूँ आपको आसानी से। देखो यहाँ तक तो अपन पहुंच चुके हैं, यहाँ तक तो आगे। अब मैं क्या करता हूँ, ए को रिप्लेस करता हूँ, ये जो ए है उसको एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देता हूँ, कोई आपत्ति? अगर मैं ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करता हूँ इस जगह पे, ये रिजल्ट है, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इसके अंदर जहां जहां आपको ए दिख रहा है उसकी जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर दो, तो डिटरमिनेंट तो रहेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, और ये सामने एडजॉइंट ए की पावर n-1, इतना। ठीक है, अब देखो ये तो हम ढूंढ ही रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, तो ये होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, और उसकी खुद की पावर कितनी लगी हुई है, n-1 लगी है। भाई हमने तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रिप्लेस करी ऊपर से, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 और उसकी पावर खुद की n-1 है, तो ये पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट लेना हो तो मोड ए की पावर या डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 स्क्वायर होता है।
अब देखो आगे कुछ और रिजल्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स को हम अच्छे से जानते हैं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब कोई मैट्रिक्स का अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे? उसको इनवर्टिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्टिबल। और इनवर्टिबल को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। ये या वर्ड याद रखना। और अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल टू आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉन इनवर्टिबल। क्या बोलते हैं? नॉन इनवर्टिबल। और इसका एक दूसरा नाम है सिंगुलर। तो ये कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं जिनको आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से याद रखें। फिर इसमें भी रिवर्स लॉ लगता है। ए इंटू बी का इनवर्स लिखना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख लेते हैं। तो इस रिजल्ट को याद रखें। फिर आगे अगर आपके पास में कभी ऐसा है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखना है तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इनवर्स ले लें फिर ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, पहले ट्रांसपोज लें और फिर इनवर्स निकालें। इस बात को ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इनवर्स निकाल लें फिर ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है और उसका इनवर्स निकाल दिया तो इनवर्स भी क्या आएगा? सिमेट्रिक ही आएगा। ये पॉइंट तो कॉमन सेंस वाला ही। और अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लिखना है तो सिंपली कितना होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। ये पॉइंट समझ पा रहे हो? ये बेसिक पॉइंट ही है, आसान सा। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली इससे क्वेश्चन बना लेना है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब जितनी भी थियोरिटिकल बातें हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे इस डीपीपी के लिए डिस्कस कर लिए। अब इन्हीं के भी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन होंगे। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट जो दे रखी है उसको यूज करके हुए सॉल्व करना है। तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू दे रखा है। फिर पूछा है एल्फा प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 0 0 एल्फा। राइट, तो मैं यहाँ पे ए एन मैट्रिक्स की वैल्यू रखूंगा। तो वैल्यू रखेंगे तो एक्स या फिर 2y यहाँ पे -1 और ये y, और यहाँ पे रखेंगे तो 1 मिनट। और ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा? ट्रांसपोज का मतलब ये यहाँ पे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे तो x ये 2y हो जाएगा, ये -1 और इधर y, और सामने 1 0 0 एल्फा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे तो -x प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा। नीचे लिखेंगे तो -x प्लस 2y स्क्वायर, और आगे आ जाएगा तो 1 प्लस y स्क्वायर। राइट, अब आगे आप देखो तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ बस, और कंपेयर करेंगे तो आपके पास में ये एल्फा वाई एक्स इन सब की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कंपेयर करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक बन जाएगी -x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से भी सेम बन जाएगी। और तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। राइट, अब देखो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मैं एज्यूम अगर कर लेता हूँ तो इनको सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई तो मिल ही जाएंगे, मिल जाएंगे एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू कितना है? 2y स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे रख लूंगा तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे अगर इस वाली वैल्यू को इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ तो x और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है? 1 है। राइट, अब आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फील आएगा। कैसा आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फील आ जाएगा। तो मेरे पास में ये x की वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी? -2 प्लस माइनस
4 + 4/2, तो ये बच्चों आ जाएगी -1 ± √5। एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई है, हमको चाहिए क्या, अल्फा प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आपको एक्स की वैल्यू मिली यहाँ से, ठीक है, तो आप यहीं से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो देखो यहीं से मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से, तो मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आ रही है, x = 2y² है। तो मैं ऐसे वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ कितनी आएगी, x/2 आ जाएगी। अब x/2 का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो -1 ± √5/2, ठीक है, ये आपके पास में आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए, अब 1 + y² की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, 1 + y² की वैल्यू है, वो कितनी दे रखी है, अल्फा। तो मुझे ऐसा सोचिए कि अल्फा प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, अल्फा प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर जो है ना ऐड करना पड़ेगा। अल्फा प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में वाई स्क्वायर जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 2y² + 1 हो गया। अब देखिए 2y² + 1, ये आपके पास में जो वैल्यू निकल के आए थे, इसको ध्यान से समझना कि यहाँ तक आप क्या निकाल चुके हैं, वाई स्क्वायर निकाल चुके हैं। मैं 2y² की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ जाएगी, -1 ± √5 और ये +1। समझ पा रहे, बस यहाँ तक अपन ऑलमोस्ट आंसर की तरफ आ चुके हैं। अब देखो, अगर इसको मैं देखूंगा या इसको लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और वो मिस्टेक मैंने चाहता हूँ तो √2 है, कितना है, ये √2 है। समझ पा रहे, एक छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, तो यहाँ पे √2 है। अब देखो -1 से तो -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, +-√2 आ रहा है। अब +-√2 आ रहा है तो आपके पास में माइनस का √2 है नहीं, प्लस का √2 है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सिंपल था, बस उसके अंदर आपको कैलकुलेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये एग्जांपल सेकंड, या साथ में कंडीशन है A ट्रांस एडजेंट = A ट्रांसपोज। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला दिखाया था कि A × एडजेंट ऑफ A क्या होता है, ऑलवेज डिटर्मिनेंट A × I मैट्रिक्स के इक्वल टू होता है। तो हम इसी की जगह अगर चाहें तो डिटर्मिनेंट A × I मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और राइट साइड तो वही रहेगी, राइट। अब इसी कैलकुलेशन को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, I मैट्रिक्स की, और इधर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा, 10A + 3B आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, I मैट्रिक्स से। तो I मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके राइट साइड में आपके पास में A मैट्रिक्स है, तो 5A - B 3 × 2, और इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेते इसमें क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गए। सिंपली बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अगर इतना आपने लिख दिया है तो ये हो जाएगा 10A + 3B, फिर 0, ये भी 0, और ये 10A + 3B। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अब राइट साइड देखिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25A²। कितना हो जाएगा बच्चों, 25A² + B²। इधर देखेंगे तो कितना आएगा, ये 15A - 2B, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 15A - 2B आ जाएगा। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये वाली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 और 4, 9 + 4, ठीक है। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर जब एलिमेंट को करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेंगे, जब एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 10A + 3B = कितना हो जाएगा, 25A² + B², राइट। अब इसको थोड़ा सा और प्रॉपर लिख लो आप, तो 25A² + B²। वैसे इससे हमारी कोई मदद मिलेगी नहीं, इसको ये भी छोड़ते हैं। फाइनली हमको क्या चाहिए, 5A + B की वैल्यू चाहिए। तो
ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, एक सेकंड वाला एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15a/2, राइट। ये सेकंड है। थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, और आगे कितना आ रहा है 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 30, ये ऐड करेंगे 13। जब b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास में फाइनली एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर अननोन केवल a ही होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे 15a/2, तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 45a/2 इक्वल टू 30। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 20 और ये 45, 65a/2 इक्वल टू 30, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/65, और ये आप जानते होंगे, तो अगर सॉल्व होके a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2a 2/5, 30 से कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2/5। तो 5a यहाँ से बताओ 5a की कितनी आ गई, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ना वो इस तरह से वैल्यू सेट करते हैं ताकि फाइनली हमारा आंसर एक फॉर्मेट में आ जाए आसानी से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 5a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5a की वैल्यू 2 है तो 15a की वैल्यू 6/2 तो 3 आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब फाइनली क्या चाहिए था मुझे 5a प्लस b चाहिए, तो 5a प्लस b की वैल्यू 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आ गया बी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस के तौर पर लेके जाएंगे तो आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इफ एक्स एंड वाई आर टू आर्बिट्री मैट्रिक्स है 3x3 स्क्यू मैट्रिक्स, देखो स्क्यू मैट्रिक्स है, तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो x का ट्रांसपोज होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा, और y का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस वाई के बराबर होगा। इतना रिलेशन समझ में आ गया। z इज 3x3 सिमेट्रिक, तो z का जो ट्रांसपोज होगा वो तो z ही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो लेट से हमारे पास में जो पहला ऑप्शन है मैं इसको ए मैट्रिक्स के बराबर एज्यूम करता हूँ, तो y की पावर 3 z4 और z पावर 4 y3, ये मैट्रिक्स है। अब देखो ये पूरी मैट्रिक्स है उसको मैंने ए से डिनोट किया है, ये जो ए ऑप्शन है उसके अंदर जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट दे रखा है उसको मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं इसको चेक करने के आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा y और z, इसका ट्रांसपोज लग जाएगा माइनस z4 y की पावर 3 और इसका ट्रांसपोज लग जाएगा। अब देखिए ट्रांसपोज में जब मल्टीप्लाई होता है, ट्रांसपोज के अंदर जब ट्रांसपोज के अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसमें रिवर्स लॉ लगता है, तो z की पावर 4 का ट्रांसपोज और y की पावर 3 और इसका ट्रांसपोज माइनस, इसमें भी रिवर्स लॉ लगाएंगे तो y की पावर 3 का ट्रांसपोज और z की पावर 4 का ट्रांसपोज, ये वाला स्टेप समझ में आ गया। अब देखिए जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फर्दर ही सिंप्लीफाई होता है, इसमें क्या होगा, ये हमने पढ़ा है कि पावर हो तो पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी z की पावर 4 का होल ट्रांसपोज है तो मैं पहले ट्रांसपोज ले लेता हूँ और फिर इसकी पावर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इसमें भी y का ट्रांसपोज और फिर पावर 3 लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको इनकी ट्रांसपोज की वैल्यू रखने में आ जाएगी, और z ट्रांसपोज की पावर 4। अब देखिए z ट्रांसपोज कितना था, ऊपर से देखिए z है तो यहाँ पे z की पावर 4 हो गया। y ट्रांसपोज कितना है माइनस y है, y ट्रांसपोज कितना है माइनस y, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर माइनस y की पावर 3 और z की पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू है माइनस y की पावर 3 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इधर माइनस बाहर आएगा तो ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। क्या हो जाएगा y3z4। इसमें ध्यान रखना ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके पास में ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, या मैं ऐसे लिखना चाहूँ पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिखेंगे, तो वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई 3। अब ये जो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये ऊपर वाला आंसर देखिए, ये सेम ही है नहीं? तो मैं यहाँ से इतना कह सकता हूँ कि ए का जो ट्रांसपोज निकल के आया है वो ए के इक्वल टू ही आया है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल टू आया है? ए के इक्वल टू आया है। तो ये क्या है? सिमेट्रिक। क्या इसको सिमेट्रिक? जब ट्रांसपोज उसी के बराबर रहता है तो इसको तो बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यानी ये तो क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है। और हम मुझसे पूछा है इसको सिमेट्रिक कौन सा है, तो ये बात तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकंड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको मैं क्या एज्यूम करता हूँ? बी। ठीक है। तो बी के इक्वल टू एक्स की पावर 44 और वाई की पावर 44। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो एक्स की पावर 44 का ट्रांसपोज लगेगा और वाई की पावर 44 का ट्रांसपोज। अब जब आप ट्रांसपोज लोगे तो सीधी सी बात है, अब पावर अंदर ले लेते हैं और इसमें भी पावर अंदर लेंगे। अब एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस एक्स है और इसकी पावर 44 है, वाई ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस वाई और इसकी पावर 44। इवन पावर है इसलिए इसमें माइनस साइन वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू कितने? बी के बराबर है नहीं? मैं यहाँ से कह रहा हूँ बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? बी के बराबर आ रही है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है? बी के बराबर। तो ये भी सिमेट्रिक तो नहीं है, इसको सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है? सिमेट्रिक ही है। ठीक, इसमें भी ये सेम ऑप्शन सिमेट्रिक वाला लग रहा है। अब देखिए आगे, अब आपके पास में ये सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इनको चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को मैं थोड़ा सी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहूंगा। सी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? एक्स की पावर 4 जेड 3 माइनस जेड की पावर 4 और एक्स 4। राइट। अब आप जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो बच्चों ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होगा? जेड क्यूब या जेड की पावर 3 का ट्रांसपोज रिवर्स लॉ से और एक्स की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस एक्स की पावर 4 का ट्रांसपोज और जेड क्यू का ट्रांसपोज। ठीक है। और जब आप लिखोगे जेड की जगह जेड, इसको टी अंदर ले लेते हैं और ये बाहर लेंगे, जेड टी 3 एक्स टी इधर 4 माइनस इधर एक्स अब आप इसको कैंसिल कर, मतलब जेड ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ ऊपर से रखोगे। ठीक है। ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों बताओ? यहाँ पे आ जाएगा ये जेड 3 और ये इवन है इसलिए एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये भी इवन है तो एक्स की पावर 4 और जेड क्यू आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप फास्ट किया लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है। ये यहाँ तक जितना निकल के आया है ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स 4 जेड क्यूब पहले आ जाएगा और जेड 3 एक्स 4 बाद में आ जाएगा। अब सी ट्रांसपोज की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है अंदर, ये आपका देखो ओरिजिनली मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है सी के बराबर, तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस सी के बराबर आ रही है। तो ये क्या करेंगे? ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका डी ऑप्शन चेक करोगे आप, क्या करेंगे? डी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो एक्स की पावर ट्रांसपोज ये 23 हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो वाई की पावर इसका 23। अब एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, ट्रांसपोज की वैल्यू 23 और माइनस वाई की पावर 23। अब आप में से कई बच्चों को ये वैल्यू माइनस की दिखेगी, बोलिए माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स की पावर 23 माइनस वाई की पावर 23 आ रहा है। अब सपोज इसको आपने डी एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था? डी। तो डी का ट्रांसपोज लिया हमने तो डी का ट्रांसपोज यहाँ तक पहुंच के क्या आ रहा है? डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस डी के इक्वल टू आ रही है। अब डी ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल टू है तो ये भी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन भी सही है। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के थ्रू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चले आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट दे रखे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, फिर साथ में बोला है थीटा 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो आपको ऑप्शन वाइज बताना है कि इनकी डिफरेंस या एडिशन ही क्या होगा। तो बच्चों देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे क्या करो? एक्सपेंशन कर दो सीधा सीधा और एक्सपेंशन से वैल्यू निकालो।
तो एक्सपेंशन करूंगा मैं, डेल्टा 1 की वैल्यू लिखूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे तो एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये कॉस थीटा और ये साइन वैल्यू। मैं सीधा एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू बचेगी एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा 1 की वैल्यू फाइनल कितनी आ रही है, एक्स क्यूब के इक्वल टू निकल के आ रही है, राइट। अब सेम काम यहाँ पे करिए, आप सेकेंड डिटर्मिनेंट को भी ओपन कर लो, क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाओगे तो कितना होगा, देखिए ये सेम ऐसी टाइप की वैल्यू है, साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा, इधर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर पैटर्न देखो तो यही है, और इसे पैटर्न से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी। ये मेरा थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको देख के समझ गया कि इसमें अलग नहीं आएगी, ये सेम वैल्यू आएगी, माइनस का एक्स क्यूब आएगी। आप चाहो तो एक्सपेंशन कर दो, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अगर ये सही है और सिंगल करेक्ट आंसर है तो आपको ये फिर जाने की चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको देख के भी आंसर लगाने आने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और इसको दे रखा है एक मैट्रिक्स के इक्वल, यानी सिंपली यहाँ से आपको एन की वैल्यू निकलवाएंगे वो, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, एन की वैल्यू की मदद से एक नया मैट्रिक्स बनाए और उसका इनवर्स निकालना है। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब उसके अंदर के सारे एलिमेंट पता हो। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई सिंपली आगे होते जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो देखो मेरे पास में क्या आएगा, सोचो जरा, 1 इंटू 1 ये तो 1 हो जाएगा, और फिर 0 तो 1 ही आएगा, फिर ये 1 इंटू 2 यानी 2, और ये 1 इंटू 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 और 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, और ये वाली वैल्यू आगे देखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ रही है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हमारे पास में 1 0 ये 2 प्लस 1 हो गया। अब उसके आगे क्या लिख रहा है, उसके आगे ये दोनों इसका रिजल्ट जो आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 0 1, ठीक। इसके आगे बहुत सारी मैट्रिक्स हैं जिसको मुझे एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाना है। अब सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें आपको बस पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है। एक बार अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। इसके आगे वाले मैट्रिक्स को मैंने नहीं लिखा है, बस मल्टीप्लाई करिए। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 ये तो 1 हो जाएगा। फिर ये देखो अब ए से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। अब पहली रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में भी कोई मैट्रिक्स रहेगा होगा, डॉट डॉट 1 n माइनस 1 0 और 1। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक पैटर्न है और वो पैटर्न आपको अब पकड़ में आ रहा होगा। देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, 1 0 और 1 ये तो सेम आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट देखो सेम ही आ रहे हैं, ऊपर भी यही थे नीचे भी ये आ रहे हैं। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा तो उसमें इतनी बात तो पक्के से है कि इसके अंदर 1 0 और 1 आएगा, ठीक है। इतना बात पक्के से सही है, मैं अच्छे से कह सकता हूँ ये तो आएगा। अब चेंज कहाँ होगा, ये जो 1 2 एलिमेंट है मैट्रिक्स का इसी के अंदर चेंज होगा। अब इसमें देखो हमने पहले 1 लिखा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2, फिर आगे गए तो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब मैं ये मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 प्लस 2 डॉट 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 क्या हो रहा है, n माइनस n तक होगा, होगा नहीं होगा, सोचो जरा। अगर ये आपको सोचने में आ गया तो फिर ये इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं बच रहा है, बहुत ही आसान हो गया है।
इतना होगा 1 से लेके n-1, लास्ट एलिमेंट कितना n-1, तो उनका सिंपली एडिशन हो जाएगा। अब मैं इनको कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n-1, इनका जो समेशन होगा वो 78। कैसे, कंपेयर करने पर। अब इन सब का एडिशन लिखना है मुझे, तो आप नेचुरल नंबर का एडिशन जानते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने n-1 नंबर है, तो इनका समेशन कितना होगा, n इंटू n-1/2 होगा। ध्यान रहे एडिशन के फॉर्मूले में गलती नहीं करें, तो n इंटू n-1। अब यहाँ से आपको लिखोगे तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये n इंटू n-1 और ये कितना हो रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और 156 हो रहा है, ठीक है। अब 156 है, ये n इंटू n-1 है, तो इसको आप दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख के आप चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब आप ऐसी कंडीशन देखते हो, दो कंजुगेटिव फैक्टर होते हैं, तो इनको भी दो फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब आपको सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 156 होता है और वो दोनों नंबर लगातार आने चाहिए, सोचो जरा। तो ऐसे दो नंबर होते हैं जो लगातार भी हो और मल्टीप्लिकेशन 150 से देते हैं। तो अगर नहीं दिमाग में आया तो देख लो, 13 इंटू 12 होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बहुत आसानी से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है, समझिए n की वैल्यू 13 आ गई। तो अब बताओ, ये जो मैट्रिक्स था जिसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या देते हैं, ए मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 13 0 और 1। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स तो निकालते समय क्या करते हैं अपन, एडजॉइंट निकालते थे। तो बताओ एडजॉइंट का कोई शॉर्ट ट्रिक आपको याद है, अगर नहीं याद है तो क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और ये एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं, इन एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। अब एक और जरूरत पड़ेगी हमको, वो है डिटर्मिनेंट ए की। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, वो तो 1 आएगा। तो ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए तो 1 है, तो सिंपली एडजॉइंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो 1 माइनस 30 0 और 1, ये हमारा इनवर्स है। आपको सी ऑप्शन दिख भी रहा होगा। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन का सिंपली होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको मल्टीप्लाई में कोई पैटर्न नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। जिस किसी बच्चे को पैटर्न नजर आ जाएगा वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और एक छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए कि अगर दो नंबर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई में, तो सामने वाले नंबर को इसी फैक्टर में तोड़ो कंटिन्यूशन में और उसको कंपेयर करके n की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से आ जाएगी, राइट। चलिए आगे, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और फिर पूछ रहे हैं कि इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल कब है। तो पहले बताओ इन्वर्टिबल कब होता है, हमको ये पता होना चाहिए। इन्वर्टिबल तब होता है, इन्वर्टिबल जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 के इक्वल टू आ जाए, ठीक है। तो इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल आपको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मुझे डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेते समय क्या करेंगे, आपको ये मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो जो एलिमेंट है वो तो वही रहेंगे, बस यहाँ पे ऑर्डर में डिटर्मिनेंट बना दे रहा हूँ मैं। जो कुछ लिखा है उसको फिर से मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, है वही बातें। तो देखिए, e की पावर माइनस टी और ये साइन टी। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, तो कुछ कोशिश करना है कि कॉमन कुछ है या नहीं उसको निकालने की। तो आप इसमें देखोगे तो आपको कुछ कॉमन एलिमेंट नजर आएंगे, और एक बार कॉमन एलिमेंट नजर आ गए तो फिर आपका काम आसान होने लग जाएगा, ठीक। पेन चेक कर लेना, अगर कोई गलती हुई तो आप अपनी तरफ से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे तो ये e की पावर टी 2 e की पावर माइनस टी साइन टी, और ये माइनस 2 e की पावर माइनस टी और ये कॉस टी। अब बच्चा देखो,
ये जो पहला कॉलम है इसमें से e की पावर t कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। दूसरे कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर माइनस टी कॉमन आ रहा है। और तीसरे कॉलम में से सब में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? e की पावर माइनस टी ही कॉमन आ रहा है। तो इधर कॉमन लेने के बाद आपके पास में क्या बचेगा? यहाँ पे 1, इधर 1, ये 1, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, ये भी साइन टी, यहाँ पे माइनस का कॉस टी और माइनस साइन टी, इधर माइनस साइन टी और कॉस टी। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। 2 साइन टी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, और ये आपका -2 कॉस टी। इतना ठीक है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जनरली जब 3 1 हमें देखते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R1 कर लेते हैं। अच्छा बताओ, बाहर वाली वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? e की पावर माइनस टी बच जाएगी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई से। अब ऑपरेशन के बाद में इसको हमने चेंज किया नहीं, साइन टी, इधर साइन टी, ये वाली वैल्यू 0 और इसको भी 0 कर दिया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चों? देखो कॉस टी -2 साइन टी हो जाएगा, और इधर से भी -2 साइन टी प्लस कॉस टी। नीचे वाले पार्ट में कितना आ जाएगा? यहाँ पे केवल एक साइन टी आ जाएगा, और इधर वाले में देखेंगे तो माइनस का 2 कॉस टी माइनस का साइन टी। अब इसी की वैल्यू मुझे एक्सपेंशन से लिखनी है और वही मेरा आंसर मुझे दिलाएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्सपेंशन से लिखूंगा। तो ये फर्स्ट कॉलम के अलाउ एक्सपेंशन करेंगे तो सिंपली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो e की पावर माइनस टी तो बाहर है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये वाली मल्टीप्लाई होगी तो देखो इसके अंदर क्या है? दोनों माइनस साइन है, तो मैं मल्टीप्लाई करते समय करूंगा तो क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। फिर ये कॉस टी साइन टी, देख पा रहे हो मल्टीप्लीकेशन? 4 साइन टी कॉस टी, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस आएंगे तो प्लस का ही होगा, तो कितना हो जाएगा? ये आपका पार्ट 2 साइन स्क्वायर टी और साइन टी और कॉस टी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल गए, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों मिलके तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? ये दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। तो इधर देखिए हमारा ये डिटरमिनेंट था, ये e की पावर माइनस टी तो आ गया, एक 2 कॉन्स्टेंट निकल के आ रहा है, फिर साइन टी इंटू कॉस टी, ये 4 5 और 6, तो 6 साइन टी इंटू कॉस टी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने t की जगह π/2 रख दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी क्या? भाई t की जगह π/2 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट तो बच जाएगा। तो ए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 e की पावर माइनस टी आ जाएगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन्वर्टिबल होगा, होगा नहीं होगा? इन्वर्टिबल होगा, लेकिन इसमें लिखा है ओनली, ठीक है। तो ओनली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर ओनली की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं, ये तो और जगह भी हो सकता है। तो इस वजह से ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये ओनली सब नॉन इन्वर्टिबल, ये भी कैंसिल है क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा। अच्छा इन्वर्टिबल फॉर ओनली टी इक्वल टू पाई, अच्छा टी इक्वल टू पाई ओनली पे गलत है, ये वाला सही है। आप कुछ भी टी की वैल्यू रखो सब जगह पे ही ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी determinant is always not equal to 0, so that this matrix is invertible, right? चलें आगे। अब देखिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स दे रखा है, और ये जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ सकते हो कि वो क्वेश्चन बनाने वाले किस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे हो जाए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज 8, डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 8 है। देन वैल्यू ऑफ डी, तो डी की वैल्यू क्या होगी? ऐसा पूछने जा रहे हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 8 बोला है, तो पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको क्या करना है? इसके अंदर ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना देना है,
ठीक है। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाएंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे तो ये भी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई न कोई मतलब यहाँ पे या तो एक्सपेंशन कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इजी है कि आप कोई न कोई इसके अंदर ऑपरेशन लगा के फिर एक्सपेंशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ऐसे आइडिया लगाता हूँ कि कैसे भी करके इसके अंदर जीरो दिखना चाहूंगा यहाँ पे इन जगह पे, तो इसको जीरो कर सकते हैं। देखो e2 sin थीटा अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे जीरो हो सकता है। अब यहाँ से भी अगर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d भी कट जाएगा। तो एक काम तो थोड़ा सा मुझे आसान सा लग रहा है कि R3 को चेंज कर लें, R3 माइनस 2R2 क्या कर दें, R3 माइनस 2R2। तो देखिए ये डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, -2 4 प्लस डी और साइन थीटा -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, मैं R2 को चेंज तो कर ही नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये साइन थीटा +2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट थोड़ा सा आसान हो जाए। भाई आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे R2 को तो ये 2 हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और ये हमने सोचा ही था कि 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई 4 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -d और माइनस का 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ जब 2 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा तो माइनस का साइन थीटा और +2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा +2। अच्छा इसमें एक और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। अब देखिए ये यहाँ तक जैसा है, ये दोनों 4 + d है, इधर -d4 है, इधर साइन थीटा -2 है, इधर साइन थीटा +2 है। तो आप चाहो तो R1 और R3 को ऐड कर सकते हो, तो R1 चेंज टू R1 + R3। जो जितना बेटर हो सकता है उतना डिटरमिनेंट को सरल मतलब इजी से बनाने के लिए क्या करो, ऑपरेशन लगाई जाइए। जब इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो बहुत ही ये आसान तरीके का डिटरमिनेंट मुझे नजर आ रहा है, साइन थीटा +2 और यहाँ पे ये d है, और इसी जगह पे कितना है 3 -d -4 और माइनस साइन थीटा +2, राइट। अब मैं इसका एक्सपेंशन कर लेता हूँ। जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा +2 है, ये 2 + साइन थीटा और 2 - साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 - साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा d² + 4d। देखो कितना आसानी से डिटरमिनेंट निकल के आ गया आगे। अब आप इसकी अंदर देखोगे तो इसमें d और थीटा दो वेरिएबल है, d और थीटा दो वेरिएबल है, d² + 4d। इसको थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको d + 2 का होल स्क्वायर नजर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ तक आ गया नहीं आएगा। अब हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम, ठीक है, क्या गिवन है, डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू ये 8 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऐसा कह सकते हैं, डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट क्या निकल के आ रहा है, d + 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 8 है, ठीक। अब आपको चाहिए क्या इस क्वेश्चन के अंदर, d की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करूँ तो d + 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है 8 + साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब मुझे d + 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू इससे ज्यादा चाहिए, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम ये वैल्यू कितनी हो सकती है, कई सारे तरीके सोच सकते हैं। देखो इसको ऐसा सोचिए, मैं ये वाला पार्ट फिर से हटा देता हूँ, ठीक है, इसी पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हमको मिनिमम वैल्यू दे रखी है तो मैं यहीं से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला फिर इंटरवल में चला जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी है 8। अब बताओ डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सोच के देखो d + 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिनिमम कब होगा, जब उसके अंदर सब्ट्रैक्ट होने वाली संख्या मैक्सिमम हो, सब्ट्रैक्ट होने वाली संख्या क्या हो, मैक्सिमम हो। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1। तो डिटरमिनेंट के मिनिमम होने के लिए
डी प्लस टू के होल स्क्वायर को तो वही रहने दो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रख दो। अब इस कंडीशन में क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये आपके पास में डी प्लस टू का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो डी प्लस टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2। तो डी की वैल्यू 1 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। डी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1 या -5। अब आपके पास में 1 कहीं है नहीं, -5 दिख रहा है, तो ये हमारा ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, डी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके मिनिमम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। भाई कोई ऑपरेशन लिखा है, कोई भी व्यंजक लिखा है, उसके अंदर कोई पार्ट मिनिमम कब होगा, जब उसके अंदर सब्ट्रैक्ट होने वाला मैक्सिमम हो। इन किसी के अंदर से सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस कर दो, तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है, P इंटू क्यू इक्वल टू के इंटू आई मैट्रिक्स है। साथ में हमें पर्टिकुलर एलिमेंट दे रखे हैं, Q23 इज इक्वल टू माइनस का k/8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज k²/2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। हमको Q का एलिमेंट तभी मिलेगा जब Q मैट्रिक्स पता होगी। तो मैं अगर यहाँ से Q मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा K इंटू पी इनवर्स। क्या होगा, K इंटू पी इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये अगर मैं लिखूं तो एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P होगा। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू K इंटू एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, राइट। तो मुझे इतना पता है कि एडजॉइंट ऑफ P और ये P के डिटर्मिनेंट की वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब बताओ मुझे डिटर्मिनेंट P कितना आएगा। अगर मैं डिटर्मिनेंट P निकालना चाहूँ तो 3 के साथ में 0 प्लस 5 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 अल्फा और फिर ये -2 और -2 के साथ देखेंगे तो ये माइनस का 10 प्लस 0, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 15 अल्फा माइनस 3 अल्फा और प्लस 20, तो कितना हो गया ये 12 अल्फा प्लस 20 हो गया। तो अब ध्यान समझना, मेरे पास में डिटर्मिनेंट P की वैल्यू आ गई 12 अल्फा प्लस 20 के बराबर आ गई, राइट। अब अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास में ये Q23 एलिमेंट चाहिए, तो Q23 का मतलब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ये Q मैट्रिक्स होगी इज इक्वल टू K अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 12 अल्फा प्लस 30 और यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट P मैट्रिक्स होगा। इस जगह पे क्या होगा, ये आपका होगा एडजॉइंट P और यहाँ पे क्या होगा, Q मैट्रिक्स होगा। अब एक बात और समझने की कोशिश करना, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ऐसे, तो इसमें एक एलिमेंट कौन सा होगा, Q23 एलिमेंट होगा। कौन सा होगा, Q23 होगा। होगा नहीं होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ समझने की कोशिश करना, Q23 एलिमेंट होगा। वो इधर साइड से भी जो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट आएंगे A11, ठीक है। ये ऐसे किसके इक्वल टू होगा, A23 के बराबर होगा। तो मुझे सारे एलिमेंट की जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत है, Q23 की एलिमेंट की जरूरत है, जो सामने से मुझे कितना मिलेगा। अब एडजॉइंट P निकालोगे, क्या निकालोगे, एडजॉइंट P। तो एडजॉइंट P में इस जगह एलिमेंट निकालना है, तो वो कोफैक्टर से निकलेगा। सोचो जरा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो एडजॉइंट P का आएगा। किसका आएगा, एडजॉइंट P के अंदर जो मैट्रिक्स आए एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट किससे मिलेगा, मुझे P मैट्रिक्स के कोफैक्टर से मिलेगा। और हमें पता है जब एडजॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोज लगता ही लगता है, ट्रांसपोज लगता ही लगता है। तो मुझे इस जगह पे एलिमेंट कौन सा दिखेगा, सोच के देखो, बताओ इस जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा कोफैक्टर आएगा। बच्चों आपका कोफैक्टर आएगा C32। कौन सा कोफैक्टर आएगा, C32 आएगा। सोच पा रहे हो, भाई 2 3 तो ट्रांसपोज लेने के बाद मिलेगा, ओरिजिनली तो कौन सा होगा, वो कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट होगा। कौन सा होगा, कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, कोफैक्टर 32 निकालूंगा, ओनली कोफैक्टर 32 निकालूंगा। माइनस साइन तो लगेगा, कोफैक्टर 32 निकालते हैं तो ये ऑड नंबर है, उसके साथ माइनस लगता है। कितना आएगा,
3 2 निकाल रहे हैं, तो इससे जाने वाली इसको और इसको साइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3α+4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3α+4, राइट। तो यहाँ से मैं, हाँ, इसको इतना ही रहने दें कोफैक्टर। अब बताओ, आप Q23 एलिमेंट लोगे तो कितना आएगा, K तो आएगा ही आएगा, उसके साथ -3α-4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12α+30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12α+30। और ये कितना गिवन है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस का k/8 है। कितना गिवन है, k/8। मैंने क्या समझाया कि क्यू मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो k इंटू एडजॉइंट p अपॉन डिटरमिनेंट p आएगी। डिटरमिनेंट p की वैल्यू हमने निकाल दी। अब एडजॉइंट p का हर एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वो एलिमेंट निकालना है जो q का चाहिए, Q23 चाहिए। तो मैं एडजॉइंट का कौन सा निकालूंगा, कोफैक्टर 3 2 निकालूंगा। कोफैक्टर के साथ माइनस साइन आता है, तो यहाँ से ये करेंगे। अब आप देखो, जब मैं कंपेयर करूंगा तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मानते हो। के से के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के। तो 12α+30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24α+32 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप, अगर मैंने सारी कैलकुलेशन सही करी है तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास में ये 12α राइट साइड में कितना मिल जाएगा, -2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/6। यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखना चाहें, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है, ये 12α+20 है। देखो ऊपर से वैल्यू लगेंगे तो कितनी आएगी, 20 आएगी, राइट। यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो 12α-12 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, -1। अब सही है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कितने लोगों की बात अच्छे समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने कंपेयर करने के बाद अल्फा की वैल्यू निकाली -1। एक पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए, अब आपको और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ Q इज k²/2। अब हमको क्या गिवन था, उसको फिर से पकड़ते हैं। देखिए PQ इक्वल टू कितना था, k इंटू आई था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू -1 मिली है, अल्फा की वैल्यू -1 मिली है, तो मेरा डिटरमिनेंट P कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे यही पे नीचे लिख लेते हैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12+20। तो ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे 8 प्लस का आ जाएगा। डिटरमिनेंट P की वैल्यू कितनी है, 8 है, राइट। ये आगे हमें काम आएगा, तो देखना P की इक्वल टू क्या है, तो डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ K इंटू आई। इसको सेपरेट लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट P डिटरमिनेंट Q, ये कितना हो जाएगा, K क्यूब हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ रही बात है, K कांस्टेंट है और I मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई 3x3 के मैट्रिक्स है, तो P Q K क्यूब आ जाएगा। अब P की वैल्यू डिटरमिनेंट P कितना है, 8 है, और डिटरमिनेंट Q ये K क्यूब आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट Q कितना आ गया, K क्यूब बाई 8, ठीक है। और गिवन कितना है, डिटरमिनेंट Q की वैल्यू कितनी गिवन है, k²/2 है। कितनी है, गिवन। अच्छा, इसको k²/2 के इक्वल टू रखेंगे, इधर k³/8 है, k²/2। तो ये इससे कट जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास में 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 4। अब k की वैल्यू 4 आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी, -1 है। अब k और अल्फा के बेस पे अपन ये तो कह सकते हैं गलत है। अब k की वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ रखेंगे, तो ये ऑप्शन के अंदर अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, -4 और -8 + 8 0, तो ये बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में ये डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट Q चाहिए। देखिए इसी ऑप्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो इसको लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q का वैल्यू निकालना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ऐसे लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट P और एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट Q का डिटरमिनेंट, ठीक। अब ये तो वैसे ही रहेगा, और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है बताओ, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एडजॉइंट ये वाला,
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है, तो n-1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट क्यू पी इंटू डिटरमिनेंट क्यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब डिटरमिनेंट पी की वैल्यू कितनी है, 8 है। अच्छा, डिटरमिनेंट क्यू की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे रखेंगे तो डिटरमिनेंट क्यू आ जाएगा 64/8, यानी ये आ जाएगा कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ये 8 का स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे तो 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 9 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, राइट। सी ऑप्शन भी हमें यहाँ पे सही नजर आ रहा है। अब बच्चों आगे देखिए, अगर आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना है डिटरमिनेंट क्यू और एडजॉइंट पी, तो डी ऑप्शन क्या होगा, ये तो हमारा सी ऑप्शन था। अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करूँ तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट क्यू और मोड पी या डिटरमिनेंट पी का स्क्वायर। ये 8 है और ये 8 का स्क्वायर है, तो ये भी 2 की पावर 9 ही आएगा और इसमें 2 की पावर 13 दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, जिसके अंदर आपने कंप्लीटली मैट्रिक्स तो निकाल ही नहीं है, लेकिन जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो निकाल दिया। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास में इस क्वेश्चन का हिंट था कि इस एलिमेंट को कैसे निकालें। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए मुझे सामने कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 3 की बात करेंगे तो मैं कोफैक्टर कौन सा निकालूंगा, 3 2 निकालूंगा। बस ये बात जिसको समझ में आ गई तो वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डीपीपी में कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ जो आपको करके आना है। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो कि अभी जस्ट अपने एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी पे ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर आपको कभी एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी तो कितना होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, राइट। और अगर मुझे कभी एडजॉइंट ऑफ के ए की बात करनी है तो एडजॉइंट ऑफ के ए की बात करेंगे तो के की पावर n-1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ के, ये आपको स्टार्टिंग में एक उसमें भी दिखाया था। और अगर हमारे पास में किसी जगह पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आ गया और फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है तो डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ये 3 रिजल्ट है जो हमें बेसिकली याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ए ऑप्शन की बात करें। अब इस ऑप्शन को अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ के ए, क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है। तो मैं इसको बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए, तो एडजॉइंट ऑफ के ए का डिटरमिनेंट लिखना है तो कितने लोग मानते हैं इसको के ए की पावर n-1 यानी k इंटू ए की पावर 2 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत। अब ऐसा लिख सकते हो तो अगर मैं कभी ऐसा सोचूं कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट लिखना है तो इसमें कांस्टेंट बार आएगा, कितनी बार आएगा, जितना और उसका ऑर्डर है, जितना उसका ऑर्डर है उतनी बार आता है। k इंटू ए का डिटरमिनेंट लिखना है तो k कांस्टेंट है, कितनी कॉलम है या कितने रो है उतनी बार k बार आएगा। तो n ऑर्डर के है तो इसमें k n बार आएगा, तो k की पावर n। चलिए, तो इसमें k कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 है, तो इसमें k कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर 2 है और डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k की पावर 6 और डिटरमिनेंट a का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब डिटरमिनेंट a का स्क्वायर है तो आप देख लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला ऑप्शन तो सही है, गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके अंदर k की पावर 3 है, जबकि होना क्या था, k की पावर 6 होना चाहिए था। मैंने क्या सॉल्व किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा वाला, पहला वाला रिजल्ट, राइट। अब दूसरा बी ऑप्शन देखिए। अब इसके अंदर क्या लिखा है, एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट और के का मॉडुलस। अब देखिए, इसको आप सिंपली ए समझ लो। अगर मैं इसको ए समझता हूँ तो सेकंड वाली, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड वाली।
तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, a इंटू ए का डिटर्मिनेंट n-1 का स्क्वायर। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट और n-1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। भाई n कितना है आपका, n कितना है बताओ, n तो हमारा 3 है, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा इसमें k कितनी बार बार आएगा, 3 बार, ऑर्डर कितना है 3 और उसकी पावर कितनी है 4 है, तो 4 पावर और डिटर्मिनेंट a की पावर 4, तो ये हो जाएगा k की पावर 12 और डिटर्मिनेंट a की पावर 4। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, ये डिटर्मिनेंट के साथ में मोड लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ये 1/a एक कांस्टेंट है या नहीं, इस वाले टाइप का रिजल्ट है या नहीं, ये जो यहाँ पे रिजल्ट दिखा है इसी रिजल्ट से मिलता जुलता है या नहीं। ये डिटर्मिनेंट ए जो नीचे दिख रहा है तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बार कितनी बार आएगा, ये बार निकल के आएगा 3 का है और अंदर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बच जाएगा। अगर कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो उतनी बार आता है जितना उसका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है 3 है, तो 3 बार बाहर आ जाएगा और इसको लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी ऑप्शन में आते हैं। डी ऑप्शन के अंदर क्या है, के ए इनवर्स का मुझे मॉडुलस लेना है या डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैं फिर कहूँगा कांस्टेंट बाहर आएगा कितनी बार, 3 बार, ठीक है, और अंदर हो जाएगा ए इनवर्स के क्यूब और ए इनवर्स का मॉडुलस लिखना है तो 1/a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/a। तो के इनवर्स ये भी गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास में ये जो ऊपर के 4 रिजल्ट लिखे थे ये हमें अगर याद है, ये अगर रिजल्ट अच्छे से याद है तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको आपको करना है। एक तो ये क्वेश्चन करेंगे, ये IIT 2016 का है और सेम जेई मेन, ठीक है, जेई मेन 2019 में पूछ लिया था, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन उन लोगों ने पूछ लिया था। अब यहाँ पे 50 है, उसकी जगह उन्होंने 5 करके पूछा था। कितना पूछा था, p की पावर 5 करके पूछा, थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया था। एक क्वेश्चन ये है जिसके अंदर ये देखो आप जेई 2019 का क्वेश्चन है, जेई 29 इसको भी करेंगे आप, मैं नेक्स्ट में डिस्कस कर लूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं, और एक ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं आपको काम में होमवर्क में दिया, जिसको 5 क्वेश्चन है जिनको अपन नेक्स्ट डीपीपी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।